नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का मेथड नंबर 3। और मेथड नंबर 3 कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड इन दोनों की वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो पे आइए। इससे इस मेथड को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए कौन होते हैं? किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जैसे ही ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास कौन सी फेज आ जाती है? प्रोडक्शन फेज। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के बदले में कुछ पेमेंट मिलता है। वो पेमेंट रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब बात यहां से स्टार्ट होती है कि जैसे ही इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलती है, पेमेंट मिलता है ना, अब ये आगे जाकर इनको खर्च कहां करेंगे, या फिर कह सकते हैं खर्च किस प्रकार करेंगे? यहीं से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट होता है। मतलब क्या हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, है ना, फिर उसके बाद में उन्हें फैक्टर इनकम रिसीव हुई और जिससे कि इनकम फेज आ गई। अब यही इनकम वो आगे जाके खर्च करेंगे, लेकिन खर्च करने के लिए हमारे पास यहां पर 4 सेक्टर होते हैं। खर्च करने के लिए हमारे पास यहां पर 4 सेक्टर होते हैं। पहला हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरा हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर और चौथा हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी इकोनॉमी में खर्च करने के लिए हमेशा 4 ही सेक्टर होते हैं। मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी इनकम अर्न करते हैं उन इनकम को इन 4 सेक्टर की सहायता से खर्च करने के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब क्या हो गया? हम लोग। अब हमारा खर्चा क्या हो सकता है एज ए हाउस होल्ड? जैसे कि भाई सबसे पहले तो हम कह सकते हैं हमें राशन चाहिए, बिजली चाहिए, है ना, ये वाले खर्चे हो गए। इसके अलावा फिर कह सकते हैं हमें एसी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टेलीविजन चाहिए, ये भी हमारे खर्चे हैं। फिर सपोज करो जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज हमें लेनी होती है ना, तो उनको जो फीस का पेमेंट करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि सपोज सीए की सर्विसेज हम ले रहे हैं, लॉयर्स की सर्विसेज हम ले रहे हैं, उनके लिए भी हमें खर्चा करना पड़ेगा, है ना। या फिर कह सकते हैं कि अगर हमें हमारा कोई मकान बनाना है, रेजिडेंशियल हाउस, है ना, उसको बनाना है, तो उसके लिए भी हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक हाउस होल्ड की जिंदगी में यही सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि राशन का खर्चा कह सकते हैं, टेलीविजन का हो गया, एयर कंडीशनर का हो गया, ये खर्चा कह सकते हैं। सर्विसेज हो सकती है यहाँ पर, सर्विसेज डॉक्टर की, सीएस की, है ना। और या कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए या खरीदने के लिए भी हम खर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट कौन कौन से खर्चे किसी भी इकोनॉमी में कर सकती है? गवर्नमेंट का देखो सबसे पहला खर्चा क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनको सैलरी देना, है ना, तो सैलरी टू स्टाफ या कह सकते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। चलो फिर इसके बाद में क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो एजुकेशन के लिए कह सकते हैं, मेडिकल के लिए कह सकते हैं, ये जो खर्चे करती है एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए जो भी खर्चे होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। इसके अलावा किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए वहां पर हाईवेज का निर्माण करना, रोडवेज बनती है ना, या फिर कह सकते हैं उसके लिए फ्लाईओवर्स बनना, ब्रिजेस बनना, ये भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर। तो सर प्रोड्यूसर के कौन कौन से खर्चे होते हैं? प्रोड्यूसर का सबसे पहला खर्चा तो होगा बिजनेस यूनिट को स्टेबलाइज करना। जब तक बिजनेस यूनिट ही नहीं आएगी तब तक हम किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे? तो सबसे पहला हो गया इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, ये कर्जा हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री मीन्स क्या हो गया कि वो गुड्स जो हम आगे जाके सेल करने वाले हैं, है ना, इसमें भी प्रोड्यूसर का खर्चा होता है। नेक्स्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कौन सा खर्चा हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स ये हो गया कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा भी यदि हम अब्रोड से अगर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो वो भी तो हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो। नेशनल इनकम में किसी भी रेजिडेंट की डोमेस्टिक के साथ साथ अब्रोड वाली ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं, तो यहां पर इंपोर्ट पे लगने वाला खर्चा भी हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर इंपोर्ट भी कौन सा लेंगे भाई? अगर हमने बाहर से परचेज किया है तो बाहर हमने सेल भी तो किया होगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का नेट ले लेंगे और उसको क्या नाम देंगे हम? नेट एक्सपोर्ट। तो कुल मिला के आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उसके बदले उनको फैक्टर इनकम मिलती है। फिर यही फैक्टर इनकम इन 4 सेक्टर के थ्रू, यही फैक्टर इनकम इन 4 सेक्टर के थ्रू किसी भी इकोनॉमी में वापस से, किसी भी इकोनॉमी में वापस से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च होती है। तो इस हिसाब से मैंने चारों आपको खर्चे भी बता दिए इनके। अब यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो अब यही है, देखो ध्यान से। हाउस होल्ड सेक्टर में जो भी राशन का खर्चा कह सकते हैं, टेलीविजन या एयर कंडीशनर का मतलब ड्यूरेबल गुड्स का खर्चा हो गया, सर्विसेज का खर्चा हो गया, है ना, इनको, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कह सकते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, या फिर कह सकते हैं सैलरी टू स्टाफ, या एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, मतलब कुल मिला के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देने वाले खर्चे होते हैं वो, है ना, ये सारे खर्चे आते हैं हमारे यहां पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए क्या होगा? इकोनॉमी का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। चलो फिर इसके बाद में कह सकते हैं हाउस होल्ड वाला, जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करना, है ना, या रेजिडेंशियल हाउस के लिए कंस्ट्रक्शन करवाना, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में रोड बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, फ्लाईओवर्स बनाना, है ना, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, या उसी प्रोड्यूसर का इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट, है ना। ये खर्चे हमारे कौन से हो जाएंगे? यहां से लेकर यहां तक वाले ये सारे के सारे खर्चे, इसको हम नाम देंगे सेकेंड पॉइंट कौन सा? इन्वेस्टमेंट। सर इनको इन्वेस्टमेंट नाम क्यों दिया हमने? इन्वेस्टमेंट इसलिए दिया है क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक के लेवल में इंक्रीज लाते हैं, किसी भी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक के लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया? इन्वेस्टमेंट। और ऊपर वाले कौन से हो गए? ये हमारे लिए कंजप्शन। और लास्ट हमारे कौन सा रहेगा? वो रहेगा थर्ड, वो रहेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए नाम हमने क्या दिया? नेट एक्सपोर्ट्स। तो कुल मिला के दोस्तों ये 4 सेक्टर होते हैं और इन्हीं 4 सेक्टर के थ्रू किसी भी इकोनॉमी में, इन 4 सेक्टर के थ्रू किसी भी इकोनॉमी में खर्च किए जाते हैं। तो चलिए अब एक्सपेंडिचर मेथड के बैकग्राउंड के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन में। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल यूज। यहां पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि हम वही एक्सपेंडिचर काउंट करेंगे, वही एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखेंगे जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च किया गया है। मतलब कि कौन सा एक्सपेंडिचर? जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है उसी को ध्यान में रखेंगे। अब खर्च करने वाले कौन? बाय ऑल सेक्टर फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी। सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, और लास्ट कौन सा हो जाएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के फ्लो चार्ट को, है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि यहां पर वही एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगा है, फाइनल गुड्स एंड
सर्विसेज के ऊपर। तो देखिए इसमें सबसे पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको भी समझाया था, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट आ जाएगा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट है। पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड वाला मैंने आपको बताया था। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट वाला कौन सा हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन द ड्यूरेबल गुड्स कह सकते हैं, सर्विसेज के ऊपर कह सकते हैं, कंजप्शन पर्पज के लिए कह सकते हैं ना। और इसमें कौन सा हो गया? एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, एजुकेशन के लिए कह सकते हैं, है ना। वो सारा इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो हेडिंग आने वाली होगी, यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो हेडिंग आने वाली होगी वो हेडिंग क्या होगी? हमारे यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हेडिंग क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट कौन सा है? इस पूरे मेथड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या होगा? यहां पर लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड। हम बात क्या करें? केवल फिक्स्ड की, ये ध्यान रखना। तो बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि डोमेस्टिक में और चेंज इन स्टॉक इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जबकि ये गलत है। बल्कि फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर हमारे पास क्या आएगा? डोमेस्टिक आएगा। तो यहां पर अच्छे से ध्यान रखना है हमें कि जब डोमेस्टिक वाला फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तब हमें इन दोनों को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। फिक्स्ड में 3 प्रकार के हैं। जैसे कि पहला मैंने इसमें एक चीज छोड़ दी थी, कौन सी? रेजिडेंशियल हाउस वाला। वो देखो यहां पर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। फिर इसमें मैंने कौन सी चीज छोड़ी थी कि गवर्नमेंट जो भी रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है ना, फ्लाईओवर्स बनाती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक के लेवल में एक इंक्रीज आता है, वो हो गया हमारे लिए यहाँ पे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? प्रोड्यूसर वाला। प्रोड्यूसर वाला कौन सा? इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि कह सकते हैं कि प्लांट में इन्वेस्टमेंट, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, है ना। वो हमारे लिए हो जाएगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों में प्लस क्या होगा? चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस होगा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और थर्ड कौन सा हमारे पास? थर्ड है नेट एक्सपोर्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो दोस्तों कुल मिला के हमारे पास एक्सपेंडिचर का यही चार्ट रहेगा, है ना। हमें इन सबको क्या करना है? आपस में ऐड करना है और तब जाकर हमारे पास क्या चीज डराइव होगी? GDP एट एमपी, ये चीज हमें डराइव होगी। जब हम इन सारे आइटम को ऐड कर देंगे तब हमारे पास किसी भी इकोनॉमी की GDP एट एमपी वाली वैल्यू डराइव हो जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को डिटेल में। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च करने वाले पर्संस कौन से हैं? तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर तो हमारे लिए हो गया हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड नंबर हमारे लिए हो गया नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग द हाउस होल्ड, मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि हाउस होल्ड के कंजप्शन के लिए जो चीजें होती है उनको अवेलेबल करवाना होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो थिंग आती है वो क्या होती है कि इनका जो भी खर्च होगा, चाहे वो खर्च डोमेस्टिक में हो चाहे वो खर्च अब्रॉड हो, दोनों ही खर्च इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो वापस से देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने वाले कौन होंगे? हाउस होल्ड सेक्टर भी हो सकता है या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड सेक्टर। इनके खर्च कहां पर हो सकते हैं? इनके खर्च डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो सकते हैं या इनके खर्च अब्रॉड भी हो सकते हैं, दोनों ही इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब बात ये आती है इनके खर्च कौन से होंगे। इनके खर्च कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर खर्च, जैसे कि टेलीविजन हो गया, एसी हो गया, है ना, ये सारे खर्च हो सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल भी कह सकते हैं या फिर नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं इनके ऊपर भी कह सकते हैं। और या फिर लास्ट कौन सा हो सकता है इसमें? सर्विसेज। इन सब के बारे में मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, है ना।
फिर इसके बाद में सेकंड नंबर कंपोनेंट आता है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि वो सारे खर्चे जो कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है, या फिर वो सारे खर्चे जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए करती है, वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये सर्विसेज कौन सी हो सकती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कीजिए, चाहे एजुकेशन के लिए कीजिए, या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। तो ये हमारे कंजप्शन के दोनों पार्ट पूरे हो गए। अब हम देखते हैं कंपोनेंट नंबर थर्ड, और कंपोनेंट नंबर थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी में कैपिटल के लेवल में जो भी इंक्रीज होता है उसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि इसके हमने दो पार्ट भी बना दिए। पहला पार्ट कौन सा बन गया, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड मींस क्या हो गया कि यहां पर जो भी एडिशन हो रहा है, वो फिक्स्ड नेचर का है। और दूसरा पार्ट हमारे लिए क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक। अब इस फिक्स्ड के भी हमारे पास तीन पार्ट है। पहला कौन सा है, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड। बिजनेस मीन्स क्या हो गया कि हम यहां पर जो भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि कुल मिला के जो भी फर्म है, वो फर्म अगर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा सपोज करो सेकंड नंबर लिखा हुआ है ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या चीज होगी, इसका मतलब रेजिडेंशियल मीन्स क्या हो गया हमारे यहाँ पर कि हाउस होल्ड्स है ना, जो हाउस होल्ड्स है उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड नंबर लिखा हुआ है ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, जैसे कि रोड के बारे में कह सकते हैं, ब्रिजेस के बारे में कह सकते हैं ना, फ्लाईओवर्स के बारे में कह सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारे तीन हो गए। अब इसके बाद में चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक मीन्स क्या चीज होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कैपिटल के लेवल में जो इंक्रीज हुआ है उसको यहां पर ऐड करेंगे। समझ गए, चलो। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट नंबर 4, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का सीधा सा फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कुल मिला के हमारे ये चार कंपोनेंट थे और ये चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम एक्सपेंडिचर मेथड के एक सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, जीडीपी एट एफसी। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि एक्सपेंडिचर के फॉर्मूला से हमें जीडीपी एट एमपी डिराइव होता है। तो जीडीपी एट एफसी पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी में से हम एनआईटी को लेस कर देंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150, चेंज इन स्टॉक 30, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 450, नेट एक्सपोर्ट्स -30 एंड लास्ट है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50। तो जिस प्रकार से सवाल के डेटा हमें दे रखे हैं तो हमें ये अंदाजा लग पा रहा है कि ये सवाल एक्सपेंडिचर मेथड से ही सोल्व हो पाएगा, क्योंकि इसमें डेटा भी एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से दे रखे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके चार कंपोनेंट होते हैं। पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जीडीपी एट एमपी आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जीडीपी एट एफसी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एनआईटी को लेस कर देंगे, तब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा, और अमाउंट कितनी है, 800 करोड़, ये हमने लिख दी 800 करोड़। सेकंड हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का डेटा कौन सा है हमारे पास, 450, ये हमने देखो यहां लिख दिया 450 करोड़।
थर्ड नंबर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन यहां पर हमारे पास दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तब जाकर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तब हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। लास्ट क्या लिखा हुआ, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास है -30, ये -30। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹1420 करोड़। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, GDP 8 MP। इसमें से NIT कितना दे रखा है हमें, NIT दे रखा है 120, ये हो जाएगा लेस -120। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, GDP 8 FC, और वो होगा ₹1300 करोड़। थैंक यू। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹1420 करोड़। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, GDP 8 MP। इसमें से NIT कितना दे रखा है हमें, NIT दे रखा है 120, ये हो जाएगा लेस -120। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, GDP 8 FC, और वो होगा ₹1300 करोड़। थैंक यू।